कैसे हो दोस्तों? अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभंकर पांडे। ज्योग्राफी के लेक्चर को साथ में लेते हुए कल हमने ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें वर्ल्ड मैपिंग चल रही थी। उस वर्ल्ड मैपिंग में हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विषय में एक ओवरव्यू लिया था कि किस प्रकार से हमें चलना है, जिसकी हमने शुरुआत करी थी वेनेजुएला से। और वेनेजुएला की कैपिटल मैंने कहा था कि आप पकड़ के रखिएगा कौन सी कैपिटल है उसकी। और मैंने कहा था कि यहीं से एंडीज पर्वत की शुरुआत करेंगे और चिली तक के चलेंगे। और चिली के बाद में पेटागोनिया, पेटागोनिया के बाद में आप पंपास, पंपास के बाद ग्रान चाको, ग्रान चाको के बाद माल्टोग्रासो, माल्टोग्रासो के बाद में सेल्वास, अमेजन बेसिन और फिर गयाना उच्च भूमि। यहाँ तक के हमें चलना था। कल हमने चले तो आज हम फिर से वहीं से चलते हैं और वहीं से चलने के साथ में कुछ जानकारियों को नोट डाउन करते चलते हैं। और नोट डाउन करके चलकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वैरायटी है इस कॉन्टिनेंट में। जैसे ही बेटा आप एंडीज पर्वतमाला पर पहुंचते हो वेनेजुएला, तो वहां पर आपको एक मैग्डलिना करके एक नदी दिखाई देगी जो निकलती है और आगे चलकर डेरिन की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है। इस मैग्डलिना नदी के बाद में आप नीचे की ओर आते इक्वाडोर, तो इक्वाडोर की राजधानी आपको दिखाई देगी और वहीं पर आपको एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी और चिम्बरेंजो दिखाई देगा। माउंट कोटोपैक्सी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट कोटोपैक्सी। इसी के बाद में चिम्बरेंजो जो है वो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। फिर नीचे आएंगे तो पेरी की राजधानी आपको लीमा दिखाई देगी और उसके बाद में बोलीविया और पेरू की सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी झील टिटिकाका दिखाई देगी। ये टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौगम्य झील जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। इसी के बाद आपको बोलीविया का पठार दिखाई देगा। ये बोलीविया का पठार विश्व में टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप नीचे आएंगे, आपको एक पेरू और चिली के नीचे, पेरू के थोड़ा सा नीचे में आएंगे तो आपको मरुस्थल दिखाई देगा, अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म ड्राई मरुस्थल है। और ड्राई मरुस्थल होने के कारण इसका अपना एक महत्व भी है। इसका महत्व अल नीनो के समय में हमें दिखाई देता है। इसके बाद में आप वल्पराजो आते हो। वल्पराजो ट्रांस एंडीज रेल मार्ग का पश्चिमी जंक्शन। फिर आप एक चिली की कैपिटल में आते हो जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो जिस अक्षांश पर है उस अक्षांश पर हमेशा रस भरी खेती होती है, मतलब रसीले फलों वाली खेती। और यही कारण है कि सैंटियागो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। इसी के बाद आप नीचे नीचे आपको मैग्नल जलसंधि दिखाई देती है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और चिली को उसायो प्रायद्वीप से अलग करती है। उसायो जो है ये एक राज्य है और ये राज्य का जो मुख्यालय है वो टिएरा डेल फिगो है। दिखेगा आपको। ये टिएरा डेल फिगो विश्व का सबसे दक्षिणतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और उसी के नीचे आपको केप हॉर्न दिखेगा जो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम भाग है। यही मैगलन जलसंधि के ऊपर में उंत्रे अनास दिखाई देगा। ये उंत्रे अनास पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पेट्रोलियम का अन्वेषण किया गया है पर ज्योग्राफिकल कंडीशन सूटेबल नहीं होने के कारण यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाना अत्यधिक खर्चीला है। और यही कारण है कि यहाँ पर
हम खनन कार्य नहीं देखते हैं। ऐसा ही आप भारत में भी देखोगे, आपने कोयले का नाम सुना होगा, और कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग, ऐसे आपने नाम सुना होगा। इसमें एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है, ये कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और ये कोयला पाया जाता है कश्मीर वैली के पास में। पर कश्मीर वैली बहुत अधिक कैसी है, थोड़ी सी दुष्कर है, थोड़ी सी कठिन है, और यही कारण है कि वहाँ पर आर्थिक रूप से कोयले का खनन किया जाना कठिन है, इसलिए हम वहाँ पर कोयले का खनन करते नहीं। ऐसा यहाँ पर भी। इसी के बाद जब आप ऊपर आओगे तो पेटागोनिया का पठार दिखाई देगा, जो पर्वतपदी पठार है। पर्वतपदी मतलब पर्वत के पैरों के पास में, इसलिए पर्वतपदी पठार कहा गया। ठीक है, जो एक शीत मरुस्थल भी कह सकते हैं, शीत है, और एक वृष्टि छाया क्षेत्र भी। इसी के बाद आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको पंपास घास दिखाई देंगे। ये पंपास घास और ये यहाँ पर जो भूमि पाई जाती है, ये समशीतोष्ण है। ये जो भूमि पाई जाती है गेहूं उत्पादन के लिए बहुत अधिक फेमस है। पर जहाँ गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, वहां पर घास को उगाया जाता है, और घास को उगाकर पशुपालन किया जाता है, और पशुपालन किए जाने के कारण यहाँ पर मांस उद्योग ज्यादा दिखाई देता है। तो आप भाइया ब्लांका की खाड़ी के पास में होंगे तो वहां पर मांस उद्योग का ज्यादा एरिया आपको दिखाई देगा। आप ब्यूनस आयर्स जाओगे तो आपको वहां पर मांस का निर्यात ज्यादा दिखाई देगा। भाइया ब्लांका की खाड़ी याद रखिएगा जरूर। इसी के बाद में आप और ऊपर जाओगे तो आपको ग्रान चाको दिखाई देगा, हंटिंग लैंड, पुर्तगालियों का अधिकार रहा। और यहाँ पर ग्रान चाको में मिश्रित घास दिखाई देंगी, उष्णकटिबंधीय भी दिखाई देंगी, समशीतोष्ण भी दिखाई देंगी, दोनों घास दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। इसी के बाद में आप मांटो ग्रासो होंगे, मांटो ग्रासो का पठार। यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय रहती है। किस प्रकार की रहती है याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय, और इसे कहा जाता है कंबोज। ये कंबोज घास है। और इसी के बाद में जब आप अमेजन नदी बेसिन को पार करोगे और गयाना उच्च भूमि में पहुंचोगे तो वहां पर भी उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, उसका नाम है लानोस। तो भैया अमेरिका में कई प्रकार, साउथ अमेरिका में कई प्रकार की घासें पाई जाती है, और उन घासों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो उष्णकटिबंधीय है कि समशीतोष्ण कटिबंधीय। आ रहा है भैया समझ में? तो आपको इस अमेजन नदी बेसिन में जब जाओगे तो आपको वहां पर सेल्वास दिखाई देंगे, जो अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को कहा जाता है। कल के लेक्चर में हम साउथ अमेरिका की कुछ नदियों के बारे में और पढ़ेंगे, और कुछ प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को शुरू करेंगे। धन्यवाद। आपको लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हो तो आप उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज का प्रश्न, पेटागोनिया का पठार किस प्रकार का पठार है?